बच्चों कल सर्कुलर फ्लो हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था, लेकिन एक छोटा सा इसमें टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कल लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज assumptions ऑफ द मॉडल। सर्कुलर फ्लो काम तभी करता है जब इन assumptions को फॉलो किया जाए। ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस और सभी को ये लर्न हो गया होगा आई होप। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचता है। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इस मॉडल का एक नाम और होता है, इसको कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल। और ये नाम क्यों होता है? अक्षु ये पेन चलाया, इसको हटा दे स्क्रीन पे से, कोई भी ऐसा काम ना करे। ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल क्या होता है बेटा? मतलब वही है जो हम पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझने का तरीका अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है। कैसे? अक्षु ये पेन चलाया, इसको रफ कर दे स्क्रीन पे से। सर वो इरेज नहीं हो गया सर, गलती से चल गया वो। तो इरेज का ऑप्शन आता है, करना उसको, इरेज कर उसको। सर मैं ग्लिच हूँ सर, मेरे नहीं हो रहा है। ए नालायक, जा। देखो ध्यान से। ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल बच्चों, ये इसमें कोई नई बात नहीं है, बस थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है। ये इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है सबको दिख रही होगी, इस वजह से इसको ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। लास्ट लाइन क्या है? वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। अब तुम्हें ये दोनों तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन सर ये वैल्यू एडिशन क्या है? बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हमने पढ़ा था फेज 1 प्रोडक्शन फेज। अरे प्रोडक्शन ही वैल्यू एडिशन होता है। अब कैसे होता है सर, ये बात हमें समझ में नहीं आई। चलो एक बार समझते हैं, जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन बाय फर्म्स। फर्म्स जो फैक्टर पेमेंट्स करती है, फैक्टर पेमेंट जानते हैं ना सब लोग, क्या होता है? हाउस होल्ड से हम क्या लेते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में उन्हें क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। देते या नहीं देते? इधर फर्म है तो ये जो फैक्टर पेमेंट्स है इसकी यह बात हो रही है कि फैक्टर पेमेंट जो होती है वो वैल्यू एडिशन के बराबर होती है। कल किसी ने शायद मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं कैसे कमाते हैं? बेटा एक आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखना। देखो वैल्यू एडिशन फैक्टर ऑफ पेमेंट की इक्वल कैसे है, जरा इसको समझते हैं। बेटा एक वैल्यू एडिशन क्या होती है? इमेजिन करो कि मैं एक गुड्स बनाता हूं जिसमें रॉ मटेरियल लगता है 100 रुपीज का। कितने का लगता है? 100 रुपीज का। ये 100 रुपीज का रॉ मटेरियल मैं परचेज करके लाता हूँ। ओके, जैसे मान लो कि शुगर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। शुगर के लिए आपको क्या चाहिए होता है? शुगर कैन चाहिए होता है, तो वो आप परचेज करते हो। इसी तरह से मैं गुड्स बनाता हूँ जिसमें रॉ मटेरियल लगता है 100 रुपीज का। ठीक है, अब रॉ मटेरियल आ गया तो बेटा इसमें अभी और खर्चे होने बाकी हैं, जैसे लेबर। मान लो बेटा लेबर 5 रुपीज की, प्लस आप इसमें ऐड कर दो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, वो भी आप ऐड कर दो 5 रुपीज का। इसके बाद 1 सेकेंड बेटा, वॉइस सबको आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है या आवाज कट रही है? सर कट रही है सर सर, आवाज बहुत कट रही है। सर कट रही है। अच्छा अभी आ गई, आई थिंक अभी आ गई हाँ शायद। सर अब क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है। यस सर। ओके ओके यस सर। ठीक है, देखना मैं जो बताना चाह रहा हूँ। बेटा 5 रुपीज का लेबर मैंने दिया, 5 रुपीज के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसके अलावा जिस बिल्डिंग में मेरी फैक्ट्री है या फिर जिस लैंड पे मेरी फैक्ट्री है वहां का रेंट में देता हूँ, वो भी एक 5 रुपीज का। अच्छा ये बताओ ये ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये समझ में आता है? अरे मेरी एक दुकान है, उस दुकान का जो मैं रेंट पे करता हूँ वो रेंट में अपने कस्टमर से वसूलूंगा या नहीं वसूलूंगा? यस और नो में आंसर। यस सर। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई ये दुकान इसकी किराए की है तो ये किराया तो वसूलेगा हमसे, ऑब्वियस सी बात है, तो प्राइस बढ़ जाती है उससे। इसी तरह से मैं लेबर पे करता हूँ, है ना? जैसे मान लो बेटा कि मैं एक वॉच बना रहा हूँ, तो वो जो वॉच बनाने में जो लेबर मेरी है, जो मजदूर हैं,
वो पर वॉच बनाने के 5 रुपीज लेते हैं उसको असेंबल करने के। इमेजिन, ये उनका लेबर चार्ज है, तो वो भी तो मैं अपने कस्टमर से वसूलूंगा। इसीलिए बेटा इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, लेबर ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दिया और रेंट ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर दिया 5 रुपीज का। अब बताओ ये 100 रुपीज की जो चीज है ये कितने की हो गई? 120 की हो गई ना। इस 120 में आपने परचेज किया था वो मटेरियल कितने का था? 100 का। और आपने जो वैल्यू एडिशन किया है वो वैल्यू एडिशन कितना किया अपनी तरफ से? 20 रुपए का। बेटा ये कहलाता है वैल्यू एडिशन। मुझे ये बताओ ये वैल्यू एडिशन ही तो फैक्टर पेमेंट्स है। यस और नो? आंसर दो मेरे को, है या नहीं है? Yes, sir. सर बस लेकिन देखने का प्रॉफिट तरीका थोड़ी, अलग है। नहीं बेटा, सर प्रॉफिट प्रॉफिट थोड़ी फैक्टर पेमेंट। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। लेकिन ये प्रॉफिट अल्टीमेटली अर्न कौन कर रहा है? ये प्रोड्यूसर ही कर रहा है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि कल वाला आंसर तुम्हें मिल जाए कि भाई ये प्रॉफिट अर्न कैसे करता है। तो बेटा ये वैल्यू एडिशन करता है, उसमें साथ ही साथ ये प्रॉफिट भी ऐड कर देता है। चलो इसको फिलहाल हटा भी दोगे तो भी 15 रुपीज का तो वैल्यू एडिशन है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ये ही फैक्टर पेमेंट्स भी होते हैं। इसी में तुम इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड कर दो और भी आपके जो खर्चे वगैरह होते हैं उसको ऐड कर दो। अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन ही क्या होता है? फैक्टर पेमेंट्स ही होते हैं। तो बेटा यही पहला पॉइंट है। क्या है? फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन बाय फर्म्स। thus वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। यही वैल्यू एडिशन जो है, जो हमें देखने में लगती है तो बड़ी भारी भरकम है, लेकिन यही फैक्टर इनकम बन जाती है। किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए। ओके, और यहीं से इनकम का जनरेशन हो जाता है। वही हम फेज 2 में एंटर कर चुके हैं। अब बेटा ये सेकंड पॉइंट, ये फेज 2 ही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। क्या ये होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जितना प्रोडक्शन होता है वही पूरा का पूरा परचेज कर लेते हैं कौन? ये हम मानते भी हैं, हमारी अजम्पशन होती है, वही पूरा परचेज कर लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। इसका मतलब ये क्या कहा जा सकता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं किस पे? ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही लिखा हुआ है, ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा ये 2 पॉइंट से हमें 3 चीजें निकल के आई। क्या? कि जो वैल्यू एडिशन है वो किसके इक्वल है? इनकम जनरेटेड। और बेटा जो इनकम जनरेट हुई थी उतना ही फिक्स आप क्या करते हो? एक्सपेंडिचर भी करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। मतलब ये मान के चलो कि ये तीनों चीजें इक्वल होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। ओके, वैसे तो बहुत बहुत कम चांस है इस तरह से पूछे जाने का, लेकिन एक थोड़ा लॉन्ग, एक बहुत दूर की नजर वाला क्वेश्चन है, तो अगर कभी बन जाए तो हमें घबराना नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल क्या बोलता है ये हमें याद रखना है। पहले पॉइंट में तुम्हें बताना है फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन। ओके, सेकंड पॉइंट में तुम्हें बताना है कि वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड, और इसी में और बता देना एंड इनकम जनरेटेड इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड। और इन तीनों को जब मिला दिया जाएगा तो तीसरे पॉइंट में कॉमन इक्वेशन क्या बन गई आपकी? वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस द ट्रिपल आइडेंटिटी। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। हाँ अक्षु बोल, क्या बोल रहा है? सर ये पहला पॉइंट समझा दोगे मेरे को, क्या समझ में नहीं आया। बेटा पहले पॉइंट में ये है कि जब आप फैक्टर पेमेंट्स करते हो, फैक्टर पेमेंट जानता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करती है फर्म, है ना। तो यस जब सर। फैक्टर पेमेंट किया जाता है हाउस होल्ड को, तो ये किसके इक्वल होता है? वैल्यू एडिशन के इक्वल होता है। और ये मैंने समझाया वैल्यू एडिशन के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो अपनी तरफ से प्राइस को ऐड करता है, जो कीमत को ऐड करता है, बेटा वो उतना ही ऐड करता है जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि उसका भी उतना ही खर्चा हो रहा है। तो अल्टीमेटली उसको भी किसको पे करना है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करना है। तो वैल्यू एडिशन ही इक्वल्स टू होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के या फैक्टर पेमेंट्स के, ऐसा कहा जा सकता है। ओके, ये पहला पॉइंट है। तो बेटा ये हो गए आपके ट्रिपल आइडेंटिटी। ओके और बेटा इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, काफी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर था ये, और चैप्टर नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये होता है फिनिश। ओके, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? अगर बेटा हम टर्म्स की बात करें जल्दी जल्दी एक बार,
सभी को याद होगा नंबर 1 जो टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या थी बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी? इंटरमीडिएट फाइनल और कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है। नंबर 2, इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, याद होगा तुम्हें। 3 पार्टीज जो कंज्यूमर की कैटेगरी में आती है, वो जब एक्सपेंडिचर करती है तो उनको मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। कौन कौन होती है बेटा 3 पार्टीज? नंबर 1 कौन होता है? हाउस होल्ड। नंबर 2 कौन होता है? गवर्नमेंट। नंबर 3 नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। Non-profit private institutions. चलो वेरी गुड। तीसरा जो हमने बेटा इस पढ़ा था वो था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम्हें याद होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल गुड्स। और बेटा इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हमने पढ़े थे, तो इन्वेस्टमेंट 3 तरह का होता है, सबको याद है। फर्स्ट होता है बेटा डेप्रीसिएशन, जिसको हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सेकंड होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन दोनों से मिलकर बनता है। और साथ ही साथ हमने इसमें पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा ये तीनों तो क्या है? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से थे? एक तो था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक था बेटा आपके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्यों लगता है? 3 रीजन से लगता है। नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नंबर 2 क्या था बोलो? एक्सीडेंटल डैमेज। नंबर 3 क्या था? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ओके, ये 3 रीजन थे। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन एक लॉस है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप फ्यूचर में रिप्लेसमेंट करोगे तो उसके लिए एक फंड बना सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। Reserve fund. उसकी सिग्निफिकेंस भी हमने पढ़ी थी। अगर वो नहीं बनेगा तो क्या होगा? अगर डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनेगा तो आपकी इकोनॉमी में रिप्लेसमेंट्स नहीं होंगे। रिप्लेसमेंट नहीं होंगे तो कैपिटल गुड्स की कमी हो जाएगी और जब कैपिटल गुड्स की कमी हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगा, और आपकी इकोनॉमी एक स्टेट में चली जाएगी जिसको क्या बोलते हैं? स्लो डाउन इकोनॉमी। ये मैंने पूरा लर्न करवाया था आपको। ठीक है बेटा। 5वां पॉइंट, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन के बाद इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो। Obsolescence. अच्छा, वो बेटा डेप्रिसिएशन में आ गया था। हाँ बिल्कुल। जो ऑब्सोलिसेंस है वो 2 तरह का होता है, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। वो भी हमने पढ़ा था डेफिनेटली, वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था बेटा आपका स्टॉक एंड फ्लो। यही था, स्टॉक एंड फ्लो। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्या था बेटा? 6th पॉइंट बताओ क्या था आपका? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Sector. अच्छा, कुछ रह गया क्या? एक बीच में पॉइंट रह गया? Sectors. Sectors. सेक्टर ऑफ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एंड 7th पॉइंट वाज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमने कल कंप्लीट। ओके, सर्कुलर फ्लो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मनी फ्लो एंड Real. रियल फ्लो। अलग से भी पढ़ सकते हो, मैंने अलग से करवाया था शायद इसको, है ना, इंटरसेक्टरल फ्लोज के नाम से, है ना, अलग से भी पढ़ सकते हो, या फिर इसको एज अ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो भी पढ़ सकते हो। ओके, तो बेटा ये मैंने एक ब्रीफिंग दे दी आपको। क्या सब लोग केबीसी खेलने के लिए तैयार हैं? Yes. Yes, sir. रूल सुन लो सब लोग। तरीका क्या रहेगा? सब लोग तरीका सुन लें। एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को चैट में सबको आंसर लिखना है जो तुम्हें लगता है, ए बी सी या डी। ओके, फिर मैं करेक्ट आंसर दूंगा विद रीजन। माइक में कोई नहीं बोलेगा। समझ में आ गई बात? अगर किसी को डाउट आता है तो जरूर पूछ सकते हैं, है ना, हैंड रेस करके, लेकिन आंसर कोई माइक में नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सभी लोग तैयार रहो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चैट में आंसर देंगे। ठीक है, रेडी है सब लोग? यस और नो? चैट में एक बार यस लिखो, स्पैम कर दो। यस लिखो, यस लिखो। चलो भाई, लिख दिया सबने, यस लिख दिया। कुछ नालायक लिखते नहीं है, तुम क्या बीच के बंदर हो क्या? आंसर तो दिया करो। गेम खेला है कभी बीच का बंदर? ना आंसर देंगे हो रहा है ना सर। रिप्लाई देंगे। चलो कोई बात नहीं, देखते। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये टोटल कितने क्वेश्चन है बताऊं तुम्हें?
33 क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं एमसीक्यू। ओके, और इसको करने में मजा आएगा और देखते हैं तुम लोग कितने सही करते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि तुमने इस चैप्टर में कितना पढ़ा है और तुम्हें कितना आता है। ठीक है, चलो भाई आंसर लिख के भेजना शुरू कर दिया इसने। देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन। बेटा आपकी पूरी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन होता है, पूरी इकोनॉमी में मिला करके उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म होती है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, नन ऑफ दीज। सब लोग आंसर दे चुके हैं वैसे। करेक्ट आंसर भी यही है बेटा इसका। करेक्ट आंसर है सी। वेरी गुड, जिन लोगों ने एक सही आंसर दिया, करेक्ट आंसर है सी। चलो बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे, फर्स्ट यूज पे या एंड यूज पे? बच्चों का आंसर आ रहा है ए, सी, डी, बी, ए, बी। दो ऑप्शन देने का कोई वो नहीं है, अमिताभ बच्चन बाहर कर देगा खेल से तुम्हें भी। ए, सी। करेक्ट आंसर सिर्फ एक बच्चे ने दिया है अभी तक, पता है तुम्हें? करेक्ट आंसर है डी। गुड्स को क्लासिफाई क्या देख के करते हो? गुड्स को क्लासिफाई हम ये देख के करते हैं कि एंड यूजर कौन है इसका, एंड में यूज कौन कर रहा है इसका। या फिर ये कहा जाए कि जो यूज हो रहा है, एंड यूज का मतलब ये नहीं है एंड यूजर कौन है। एंड यूज का मतलब ये है कि अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बात कर रहे हो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उस टाइम इसका यूजर कौन है, वो होता है एंड यूज। ओके, तुक्का लग गया? नहीं नहीं नहीं, डी करेक्ट आंसर है बेटा। तुक्के ओके मत लगाओ, सोच समझ के आंसर दो। ठीक है, चलो भाई अगला। नेक्स्ट है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। बताओ भाई आंसर दो। डी, ए, डी और डी। कंज्यूमर, ऑल ऑफ दीज, डी 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 डी। बहुत सारों ने ए भी बोला है, बहुत सारों ने डी भी बोला है। क्या है भाई करेक्ट आंसर? बेटा करेक्ट आंसर है डी। ये मानवेंद्र बार बार चेंज करता है अपने आंसर। बेटा एक बार जो बोल दिया ना, वो अभी तक जो तुमने अमाउंट जीता ना, वो अमाउंट जीता वो वापस ले लूंगा मैं, है ना। चलो देखो, करेक्ट आंसर है इसका डी। फाइनल गुड्स का यूजर कौन हो सकता है? कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ये दोनों तो हमने पढ़े थे, ये तीसरा हमने पढ़ा नहीं था, ये कॉमन सेंस लगाना था। क्या गवर्नमेंट फाइनल यूजर नहीं हो सकती क्या? क्या गवर्नमेंट फाइनल गुड्स को यूज नहीं कर सकती क्या? क्या गवर्नमेंट कंज्यूमर नहीं होती क्या? अरे हम पढ़ के आए ना, गवर्नमेंट भी तो कंज्यूमर होती है। यस और नो? यस सर। गवर्नमेंट भी तो यस सर होती है सर। यस तो सर। करेक्ट आंसर हुआ इसका डी। ठीक है, बाकी सब गलत। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड। जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या नन ऑफ दीज? बी 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 डी, बी 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 बी। सब लोग बी बता रहे हैं, दो नालायकों ने अभी तक डी आंसर दिया, 3 हो गए। अरे क्या कर रहे हो? डी कैसे हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर है बी, कंज्यूमर गुड्स। क्यों? कंज्यूमर गुड्स ही वो गुड्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं देते? अरे इंटरमीडिएट गुड्स दो होते हैं, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, याद कर लो, दो के अलावा तीसरा नहीं होता। या तो रॉ मटेरियल होता है इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर जो आप रीसेल करते हो ना, वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। या तो रॉ मटेरियल या रीसेल। ना तो रॉ मटेरियल आपको सेटिस्फेक्शन देगा, ना ही आपको रीसेल करने वाला आइटम सेटिस्फेक्शन देगा। क्या कैपिटल गुड सेटिस्फेक्शन देते हैं क्या? मैं एक बड़ी भारी भरकम प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाया हूं जिससे मैं प्रोडक्शन करूंगा, क्या वो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है डायरेक्टली? नहीं, उससे प्रोडक्शन होगा, वो गुड्स आपको सेटिस्फेक्शन देगा, वो प्लांट एंड मशीनरी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी।
बात समझ में आ गई? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा इसका? बी, कंज्यूमर गुड्स। किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आ गया? यस और नो? व्हाट इज सर्विस? बेटा सर्विस इसका ऑप्शन है ही नहीं ना। सर्विस अगर होता तो सर्विस के साथ साथ आपको फिर एक ऑप्शन दिया होता बी एंड सी ऐसे कुछ करके। सर्विस भी डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, करेक्ट आंसर है। सर्विस भी आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, दोज गुड्स, गुड्स बोल दिया ना उसने, तो यहाँ पे सर्विस फिलहाल आंसर में नहीं है। 1 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used in production process for several years. First point. B, which are used in production process for few years. C, which involve depreciation losses. And D, both A and C. सोच समझ के आंसर दिया करो। एक मिनट बेटा, ये पेज बार बार चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका डी 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 बी, भुवन ने बी बोला है, बाकी सब लोग डी आंसर दे रहे हैं इसका। अभिमन्यु ए, फरहान ए। बेटा इसका करेक्ट आंसर है डी। ए भी सही है और सी भी सही है। क्यों? पहली बात तो कैपिटल गुड्स बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक। जैसे फिक्स एसेट होती है ना, फिक्स एसेट का टाइम ही बहुत लंबा होता है, आप रीसेल करने के लिए खरीदते नहीं उनको, है ना। फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, दीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, हम सबको पता है। और जब कैपिटल गुड्स आपके पास होते हैं तो उन्हीं पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो सी गलत कहाँ हुआ? तो सही क्या है बेटा? ए और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, बोथ ए एंड सी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स, food processor used by households in their kitchen, क्या होता है बेटा? ये कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, नन ऑफ दिस। बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका सी 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 ए। क्यू बेटा, ये क्यू कौन सा आंसर है? ए सी सी, ए और सी आंसर दे रहे हैं बच्चे, ए और सी आंसर दे रहे हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी, कंजम्पशन गुड्स। पहली बात तो मुझे ये बता दो, ये शब्द लिखा हुआ तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? हाउस होल्ड्स। बेटा हाउस होल्ड्स के लिए कैपिटल गुड्स कैसे हो सकता है यार? कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, किसी को याद नहीं है क्या? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर आ रहा है वर्ड, क्या हम प्रोड्यूसर है क्या? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर होते हैं क्या? तो कैपिटल गुड्स तो हो ही नहीं सकता ना। क्या आप जो फूड प्रोसेसर लेके आए हो, मिक्सर वगैरह जो होता है, फूड प्रोसेसर जो लेके आए हो, एक मशीन है, क्या उससे आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे क्या? क्या उसको बेचोगे क्या आगे जाके? नहीं, हम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो एक कंजम्पशन गुड्स हुआ। इंटरमीडिएट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो एज अ रॉ मटेरियल वो काम आ रहा है और ना ही वो रीसेल हो रहा है। ये दो चीजें देख लिया करो तुम इंटरमीडिएट में, बस सीधी बात है, रॉ मटेरियल या रीसेल। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर कैन इज, क्या है बताओ भाई? और ये क्लास छोड़ छोड़ के जो भाग रहे हैं ना, मेरे को सब दिख रहा है। बच्चे आंसर दे रहे हैं सी 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 सी। करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड बच्चों, इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल ये काम आता है। शुगर बनानी हो तो शुगर कैन क्या है बेटा? एक रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल किस कैटेगरी में आता है? इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आता है। ना तो फाइनल गुड है और ना ही कैपिटल गुड है ऑब्वियसली। सर डी भी तो हो सकता है। कैसे बेटा? डी कैसे हो जाएगा? कौन सा गुड्स होता है तेरी तरफ से ये बता मेरे को, बोल अक्षु। बताओ भाई बताओ, कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने बताया था कि
क्या बताया था मैंने? अरे माइक ऑन करके बोल देना, शर्म आ रही है क्या? चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आवाज तो आनी थी तेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताना भाई सब लोग क्या आंसर होगा। बेटा ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से ध्यान रखना, प्रैक्टिस हो रही है अपनी, फाइनल प्रिपरेशन है ये। इफ अ कार इज परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर, इट विल बी रिगार्डेड एज अ, बताओ भाई, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, या बोथ ए एंड सी? आंसर दे रहे हैं बच्चे ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी दे रहे हो तुम, डी डी डी, ए सी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया है मांशु ने। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि वो जो कार है वो एक तरह से कैपिटल गुड भी है, क्योंकि हम सर्विस के प्रोड्यूसर हैं। टैक्सी ऑपरेटर कौन है बेटा? एक सर्विस का प्रोड्यूसर है, और उसके लॉन्ग टर्म काम आने वाली चीज है, तो कैपिटल गुड तो है। लेकिन कैपिटल गुड फाइनल गुड भी तो हो सकता है। याद करो, प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड, फाइनल गुड की 2 कैटेगरीज पढ़ी थी हम लोगों ने, कंज्यूमर्स फाइनल गुड एंड प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड। तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड हो सकता है, नहीं है? तो प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड हो सकता है, तो फाइनल गुड भी है और कैपिटल गुड भी है। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, बेटा किसके एग्जांपल हैं, जल्दी बताओ तो। आंसर दे दिया है, पीयूष ने बोला है ए, दिव्यांशी ए, अभिमन्यु ए, नमन बी, कीर्ति बी, मानवेंद्र ए, अक्षोभ जाने क्या चाहता है, ए बी। अरे भाई, टीवी तुम लोगे, वॉशिंग मशीन लोगे, रेडियो लोगे, तो क्या एक साल में फेंक दोगे क्या नालायकों? हैं, एक साल में फेंक दोगे क्या? एक साल में बेकार हो जाती है चीज वो। बेटा ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं ये, ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में। अगर तुम इलेक्ट्रिक गुड्स को मानते हुए आंसर दे रहे हो, तो बेटा इलेक्ट्रिक गुड्स में तुम लो छोटे इलेक्ट्रिक गुड्स जो होते हैं, ये जो तुम एग्जाम्पल या लिखे हुए हैं ना, ये टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये बड़ी चीजें हैं। और ये क्या होती हैं बेटा? ये आपके ड्यूरेबल की कैटेगरी में आएगी, जो सेवरल ईयर्स तक चलते हैं। ड्यूरेबल का याद है सबको, सेवरल ईयर्स। सेमी ड्यूरेबल का 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, और सिंगल यूज का जो एक बार में खत्म। कैपिटल गुड्स तो कई साल तक चलते हैं। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर ये रेडियो जो है, हाँ बेटा, रेडियो वो एक, तो देखो यार, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था। रेडियो एक डिबेटेबल आइटम है, वो आपके चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि रेडियो, यू कैन कंसिडर दिस एज सेमी ड्यूरेबल ऑल्सो। आप बोल सकते हो वैसा कि ये सेमी ड्यूरेबल की तरह भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर एक सिंगल नजरिए से हमें देखना हो ना, तो इसको भी आप उस कैटेगरी में रख लो, ड्यूरेबल मान लो उसको, है ना? ये मान के चलो कि ये भी ड्यूरेबल कैटेगरी में आएगा, है ना? चलो, तो मतलब सर मल्टीपल आंसर हो सकता है ना, ए और बी? क्या हो सकता है बेटा? मतलब इसका मल्टीपल आंसर हो सकता होगा ना सर? नहीं हो ए और सकता। बी। अगर 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 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो फिर तो यही आंसर है, क्योंकि बेटा इसमें मिक्स करके रेडियो दिया ना तुम्हें, तीनों आइटम। देखो, टीवी और वॉशिंग मशीन कैसे आपका सेमी ड्यूरेबल हो जाएगा? वो तो हो ही नहीं सकता ना, है ना? अलग से क्वेश्चन आता है रेडियो का। अगर अलग से क्वेश्चन आता है रेडियो का और उसमें आपको बोले कि ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल दोनों हो सकते हैं, तो फिर तुम ये आंसर लिख सकते हो। या फिर सिर्फ सेमी ड्यूरेबल हो तो तुम कर सकते हो, है ना? लेकिन बेटा अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ड्यूरेबल हो तो आपको ड्यूरेबल ही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नजर में देख के ड्यूरेबल ही लगता है ना? चलो भाई अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स? बेटा सेमी ड्यूरेबल कौन सा है इसमें से? आंसर आंसर जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बी 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 बी, भूमिका बी, अभिमन्यु बी, मानवेंद्र बी, और भाई और शाउट आउट दिया जाएगा जो जो आंसर देंगे। बी बी, हाँ चलो इस बार तुम सही हो। करेक्ट आंसर है बेटा बी। कपड़े जो होते हैं वो 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा चलते हैं, हाँ, क्योंकि फट जाते हैं। शाबाश, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये मान के तो चलो। रेडियो, हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? तो फिर रेडियो भी तो सेमी ड्यूरेबल में भी आएगा, अगर बेटा रेडियो को रेडियो, सिंगल में लेंगे तो।
रेडियो अब फिर वही वाली चीज हो गई। देखो रेडियो आ सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है इससे, क्लोथ्स। क्योंकि क्लोथ्स का हमें पता है यार कि वो 1 साल या उससे थोड़े बहुत ज्यादा ही चलते हैं, है ना। रेडियो का पक्का नहीं है, इलेक्ट्रिक आइटम है, ड्यूरेबल लगता है देखने में, है ना। 11th, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, ये बताओ भाई। आंसर मिल रहा है सी 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 सी। अरे तो एक तो है ना, मेरे को लग रहा है कि कुछ एक दो बच्चे हैं ना दूसरे का देख के बोलते हैं बेटा अपनी बुद्धि लगाया करो, एग्जाम में कौन आएगा। सी 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 करेक्ट है बेटा, सी। पहली बात तो ये बताओ, कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज को वैसे क्या बोलते हैं हम, इसका नॉर्मल वर्ड क्या होता है बताओ। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। ओके, याद रखना ये बात, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बताओ भाई क्या आंसर होगा पहले का। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, नेट इन्वेस्टमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ। ए बी 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 ए ए, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। बी बी बी, बेटा कौन सी दो चीजों से मिलके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनता है ये बताओ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनता है डेप्रीसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट को मिला के। तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन, बीएस का आंसर। ग्रॉस नहीं पूछा है आपसे, नेट पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, एग्जाम में गलती हो जाएगी। यही चीजें सिखाई जा रही है बेटा आपको भी, इतनी डीप प्रैक्टिस कोई नहीं करा रहा है जितनी मैं करवा रहा हूं तुम्हें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर था इसका बी, है ना। 13 क्वेश्चन पढ़ो, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। अरे भाई ये क्या वर्ड आ गया, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो मुझे ये बता दो, देखिए एक बार माइक ऑन करके, नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। बोलो, नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों। अरे भाई अभी तो बताया, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना। इन्वेस्टमेंट बोला। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बताओ भाई नेट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट कॉजेज। नेट इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। पहली बात तो नेट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, नई नई मशीन्स लग गई आपके यहाँ पे, कैपिटल गुड्स बढ़ गए। कैपिटल गुड्स बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, हाँ पहला करेक्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। 2, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन, क्या दूसरा सही है, हाँ सही है या नहीं है। डेप्रीसिएशन बढ़ता है क्या नेट कैपिटल फॉर्मेशन से। बेटा डेप्रीसिएशन यहाँ पे वो मत समझना अकाउंटिंग वाला, डेप्रीसिएशन का मतलब यहाँ पे है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। सी, इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज होता है हाँ। और डी, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज होती है क्या इससे, नहीं। अगर यहाँ पे एक मुझे एक ऑप्शन की कमी लग रही है बेटा, यहाँ पे जो आपका आंसर हो सकता है वो देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, एबीसी तीनों हो सकते हैं करेक्ट आंसर। क्योंकि नेट कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, बिल्कुल। अगर अकाउंटिंग के वे में आप देखोगे तो डेप्रीसिएशन एज अ लॉस देखते हो, तो नई एसेट्स के आने से डेप्रीसिएशन भी बढ़ता है। और सी देखोगे तो प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं इससे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें सबसे बड़ा रीजन क्या है या सबसे बड़ा कॉज क्या है, तो सबसे बड़ा कॉज इसका है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपिटल फॉर्मेशन से जो हमें डायरेक्टली पता लगता है ना क्या हो रहा है डायरेक्टली, तो बेटा वो डायरेक्टली हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके, ये ध्यान रखना। तो एक आंसर इसका हो सकता है वैसे ऑल ऑफ द अबव, लेकिन अगर नहीं है तो ये मान के चलो आपको ए लगाना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रीसिएशन, बताओ भाई जल्दी जल्दी जल्दी। नॉर्मल वेयर एंड टियर, डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, और सेकंड लिखा हुआ है इसमें डैमेज ड्यू टू फ्लड्स। 14th का क्या आंसर है, वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर दे रहे सब लोग, करेक्ट आंसर है ए। क्योंकि बाकी दोनों जो है ना वो डेप्रीसिएशन के रीजंस में नहीं आते, बाकी दोनों जो है
वो किसके रीजन है? पता है किसी को ये बी और सी किसका रीजन है? बताओ मेरे को, किसका रीजन है ये? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। और बेटा इन दोनों से क्या होता है? डेप्रिसिएशन या कुछ और? कौन कैपिटल बताएगा? कैपिटल लॉस। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, मुझे आज सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा इसका? ए। 15th, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस? अच्छा बच्चों, एक मिनट, अपनी